Good evening, dear students. Let us discuss about resonance in RLC series circuit. RLC श्रेणी परिपथ में अनुनाद की अवस्था हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि RLC सीरीज सर्किट को तीन कंडीशन में एनालाइज कर सकते हैं. फर्स्ट, XL इज़ ग्रेटर दैन XC. सेकंड, XL इज़ लेस दैन XC. एंड थर्ड, व्हेन XL एंड XC दे आर इक्वल. ये हमने डिस्कस किया था RLC सीरीज सर्किट को. और ये आपको मालूम है VR क्या है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R. ये प्योर रजिस्टिव एलिमेंट है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है VR. VL क्या है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L. ये प्योर इंडक्टिव एलिमेंट है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है VL. VC क्या है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C. वी हैव अ कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है VC. V क्या है, RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज या रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये V. ये वोल्टेज अप्लाई किया, इसका RMS वैल्यू है V. I क्या है, RMS वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट. इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी उसका RMS वैल्यू है. दिस इज़ द RMS वैल्यू ऑफ दैट करंट. ये फेज़र डायग्राम बना के हम सॉल्व करते हैं. ये हमने बताया पिछले वीडियो में. VL इज़ ग्रेटर दैन VC. वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. VL इज़ ग्रेटर दैन VC की कंडीशन में क्या होता है, करंट लैग करती है और सर्किट का नेचर होता है इंडक्टिव. VC इज़ ग्रेटर दैन VL कंडीशन में करंट लीड करती है वोल्टेज से और सर्किट का नेचर होता है कैपेसिटिव. VL इक्वल टू VC जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, या XL इक्वल टू XC, इस कंडीशन में सर्किट का नेचर होता है रजिस्टिव, प्योर रजिस्टिव. तो ये फेज़र डायग्राम है. हमने बताया था करंट इज़ टेकन एज रेफरेंस बिकॉज करंट इज़ सेम इन ऑल थ्रू ऑल दी एलिमेंट्स. करंट को रेफरेंस ले लिया. VR इसकी डायरेक्शन में बना दिया फेजर, ये फेजर. VL फेजर इधर बना दिया, इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ. करंट लैग करती है यहाँ, इसमें जो करंट फ्लो करती है. VC फेजर को यहाँ बना दिया, करंट लीड करती है 90 डिग्री से. सो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री. यहाँ पे करंट लैग कर रही है, एंगल 90 डिग्री. ये करंट लैग कर रही है VL से, VC से करंट लीड कर रही है. तो ये बन गया फेजर डायग्राम. हमने यहाँ अज्यूम किया है कि VL और VC बराबर हैं. वी हैव अज्यूम्ड हियर दैट VL एंड VC दे आर इक्वल. तो VL और VC बराबर हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं. ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफ़ेक्ट को. VL का जो प्रभाव है, VC का जो प्रभाव है, एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे. तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगा V, वो बचेगा ये अकेले, वो होगा VR के बराबर. क्योंकि इसका और इसका फेजर सम जो है, VL और VC का जो फेजर सम होगा, इनफैक्ट ये फेजर सम दोनों का वो होगा 0. तो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा V और वो होगा VR के बराबर. सो VR एंड V दे आर इक्वल. तो क्या फेजर डायग्राम बना इस सर्किट का? इस सर्किट का फेजर डायग्राम ये बना कि करंट ये है I और इसके सीरीज में, इसके फेज में वोल्टेज है V और इस V का मान है VR के बराबर. वोल्टेज एंड करंट दे आर इन सेम फेज. सो फाई 0, कॉस फाई इज़ 1. यहाँ से कॉस फाई कितना होगा, 1 होगा. तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है. तो रेजोनेंस की डेफिनेशन भी यही है. एनी AC सर्किट कंटेनिंग रजिस्टिव एंड reactive elements is in resonance if power factor of that circuit becomes unity. कोई ऐसी परिपथ जिसमें रजिस्टिव एलिमेंट हो और रिएक्टिव एलिमेंट हो, अनुनाद की अवस्था में होगा यदि उस AC परिपथ का शक्ति गुणांक एकांक हो जाए या 1 हो जाए. तो यहाँ पे शक्ति गुणांक रेजोनेंस कंडीशन में 1 हो जाता है. पावर फैक्टर इज़ 1. तो ये कंडीशन जो हमने यहाँ जो रेजोनेंस की डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन सीरीज सर्किट पे भी लागू होती है, ये डेफिनेशन पैरेलल सर्किट पे भी लागू होती है. तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? एनी AC सर्किट कंटेनिंग रजिस्टिव ये एलिमेंट एंड रिएक्टिव एलिमेंट, ये इनको रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं. ये भी हो, रजिस्टेंस भी हो और ये भी हो, ये एलिमेंट भी हो. तो रेजोनेंस की कंडीशन होगी इस सर्किट में यदि सर्किट का पावर फैक्टर
यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए। सो एनी एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव एलिमेंट्स इज इन रेजोनेंस इफ पावर फैक्टर ऑफ दैट सर्किट बिकम्स यूनिटी। कोई भी ऐसी परिपथ जिसमें रजिस्टिव प्रतिरोधी तत्व हों और प्रतिघाती तत्व हों, जैसे कि ये, और उसमें शक्ति गुणांक एकांक हो जाए या 1 हो जाए, तो ऐसा ऐसी परिपथ आवश्यक रूप से रेजोनेंस में होगा। सो cos फाई शुड बी 1। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था cos फाई जो है वो होता है R/Z। तो R/, इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होगा, या XC माइनस XL का होल स्क्वायर होगा, ये R/Z होगा। ये शक्ति गुणांक है, दिस इज cos फाई। इसको 1 कर दीजिए, ये 1 कर दिए। आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर हो जाएगा, इसको आप वर्क कर दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इधर स्क्वायर करेंगे तो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो सॉल्व कर लीजिए तो XL इक्वल टू हो जाएगा XC। ये सीरीज रेजोनेंस में कंडीशन होती है, XL इक्वल टू XC। जब सीरीज RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस होता है जब XL और XC बराबर होते हैं। XL का मान रख दीजिए ω/L होता है, आप जानते हैं। XC का मान रख दीजिए 1/ωc होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ω इक्वल टू 2πfL एंड 1/ωc इक्वल टू 1/2πfc। ये F है, इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, F R भी इसको कहते हैं। F मीन्स फ्रिक्वेंसी, R मीन्स रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। तो यहाँ से सॉल्व करके अनुनादी आवृत्ति का मान निकाल लीजिए, क्या होगा 1/2π √1/LC। दिस इज दी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। द फ्रिक्वेंसी एट विच फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस आकर्स, दैट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। अनुनादी आवृत्ति क्या है, वह आवृत्ति जिस पर अनुनाद की घटना घटित होती है, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसका मान होता है 1/2π √1/LC। L क्या है, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ये तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की अभी हम डेफिनीशन दे रहे थे, क्या है, इसको हम F R से डिनोट करते हैं। F R, F मीन्स फ्रिक्वेंसी, R मीन्स रेजोनेंट, इक्वल टू 1/2π √1/LC। तो L और C का मान यदि आपको मालूम हो तो आप रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रिक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स। इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रिक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स। ये क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी या अनुनादी आवृत्ति क्या है, ये वह आवृत्ति होती है जिस पर अनुनाद की घटना घटित होती है, इसी को कहते हैं अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, ये फ्रिक्वेंसी है। तो रेजोनेंस के समय देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। अभी हमने निकाला था, रेजोनेंस के समय XL और XC बराबर हैं, तो इम्पीडेंस जो होगा सर्किट की प्रतिबाधा Z वो होगी R के बराबर। इस सर्किट की प्रतिबाधा जो Z होगी वो होगी R के बराबर, Z इक्वल टू R। और ये इस सर्किट का मिनिमम इम्पीडेंस होता है, मिनिमम। तो रेजोनेंस के टाइम पे RLC सीरीज सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है, प्रतिबाधा, वो न्यूनतम होती है प्रतिबाधा, यानी धारा के मार्ग में ये अवरोध करेगा मिनिमम। This circuit offers minimum resistance, minimum opposition in the path of current, and that minimum opposition is R। क्योंकि XL और XC बराबर होते हैं इस कंडीशन में, तो इम्पीडेंस होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL और XC बराबर होने की वजह से ये 0 हो जाएगा, तो Z इक्वल टू हो जाएगा R। इट इज़ मिनिमम, ये न्यूनतम होता है इम्पीडेंस इस टाइम पे। वोल्टेज और करंट हमने बताया था, दोनों सेम फेज में होते हैं। सो फाई 0, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। फाई और 0 कहाँ होता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट में होता है, ये आपको मालूम है। cos फाई इक्वल टू 1 होता है रेजोनेंस के समय, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी डेफिनीशन में भी डिस्कस कर रहे थे। क्यों, क्योंकि फाई 0, सो cos फाई 1। रिजल्टेंट वोल्टेज जो V होगा वो VR के बराबर होगा, क्योंकि हमने बताया था VL और VC का रिजल्टेंट 0 होगा। VL और VC का रिजल्टेंट होगा 0, तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज VR के बराबर होगा। यानी जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा
वही रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, यानी वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। करंट कितनी होगी सर्किट में रेजोनेंस के टाइम पे? V/Z होती है करंट। जेड का मान इस समय R है, सो इस समय करंट होगी V/R। R का मान इस समय मिनिमम है, इसलिए इस समय करंट का मान जो होगा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम करंट बहती है रेजोनेंस के टाइम पे। तो इस सर्किट की करंट रेजोनेंस के टाइम पे I जो होगी इट इज़ वेरी वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई, नॉर्मल करंट की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। अपरेंट पावर कितनी होगी इस समय? Vrms इंटू Irms। एक्टिव पावर कितनी होगी इस समय? VI cos phi, और cos phi का मान 1 है, इसीलिए VI होगा। अपरेंट पावर एक्टिव पावर बराबर हैं, देखिए अपरेंट पावर एंड एक्टिव पावर दे आर इक्वल। रिएक्टिव पावर कितना होगी? 0। देयर इज़ नो रिएक्टिव पावर, कोई रिएक्टिव पावर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो इफ़ेक्ट होगा L के द्वारा और C के द्वारा जो इफ़ेक्ट होगा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो देर इज़ नो रिएक्टिव पावर, देर इज़ ओनली एक्टिव पावर। जैसे ये हमने बताया था जब एग्जाम्पल के टाइम दे रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। तो ये रियल पावर या एक्टिव पावर पूरा होगी फुल। देर इज़ नो रिएक्टिव पावर, सो दिस KVA जो होगा कहाँ तक है? यहाँ तक। ये KVA है अपरेंट पावर, और ये रियल पावर या किलोवाट पूरा होगा यहाँ तक, ये फैल के यहाँ तक आ जाएगा। दिस पार्ट इज एब्सेंट, ये पार्ट नहीं है, पूरा पार्ट यहाँ पे बियर है। दिस होल पार्ट इज बियर, देर इज़ नो फैम, सो होल पावर इज किलोवाट। KVA एंड किलोवाट दे आर इक्वल, देर इज़ नो रिएक्टिव पावर, KVAR इज 0, KVAR इक्वल टू 0। तो ये जो मग है पूरा भरा हुआ है, दिस पैग इज़ फुल, एवरीथिंग इज़ यूजफुल, होल पावर इज एक्टिव, पूरा कोई इसमें रिएक्टिव पावर नहीं है। जैसे लेस के पैकेट में हमने एग्जांपल दिया था, नो एयर, देयर इज़ नो एयर, ओनली चिप्स। पूरा पैकेट में चिप्स भरा हुआ है यहाँ तक। ये KVA है पूरा पैकेट, और ये जो है चिप्स है किलोवाट है, उसकी तुलना है किलोवाट से। ये यहाँ तक है पूरा, नो एयर, ओनली चिप्स, सो एवरीथिंग इज़ यूजफुल फॉर अस। तो रेजोनेंस के टाइम पे पूरा यूज़फुल है, यहाँ पे कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं है। आप वेव डायग्राम देखिए ज़रा रेजोनेंस के टाइम पे, V और I का वेव डायग्राम देखिए, दे आर इन सेम फेस, दिस इज ओमेगा T। ये V इंस्टेंटेनियस, I इंस्टेंटेनियस, P इंस्टेंटेनियस। V और I का कर्व देखिए, दोनों सेम फेज में है, मैक्सिमम वैल्यू 7-7, 0 7-7, निगेटिव में भी 7-7। पावर का कर्व ड्रा करेंगे, पावर P इंस्टेंटेनियस जो होगा, दिस इज P कर्व, पावर कर्व है, साइन स्क्वायर कर्व होगा, ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, बिकॉज पावर इज ओनली बीइंग एब्जॉर्ब्ड, देयर इज़ नो रिटर्न, बिकॉज देयर इज़ नो रिएक्टिव पावर। इस सर्किट में कोई रिएक्टिव पावर नहीं है। इट बिहेव्स लाइक प्योर रजिस्टिव सर्किट। प्योर रजिस्टिव सर्किट में एक सारी सिचुएशन एकदम ऐसे ही थी, तो इस समय ये सर्किट प्योर रजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा। आपको आभास होगा जैसे L और C कनेक्टेड नहीं है, यानी ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ये ऐसा बिहेव होगा जैसे केवल R जुड़ा है, ये दोनों नहीं जुड़े हैं, ये सिरा आपस में जुड़ा हुआ है ऐसे। देयर इज़ नो इंडक्टर, देयर इज़ नो कैपेसिटर, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टर एंड द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर ऑन दिस सर्किट दे आर कैंसिलिंग ईच अदर। एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे। ऐसा आभास होगा कि ये दोनों जुड़े नहीं हैं, ऐसा आभास होगा जैसे सर्किट में केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट। ये अनुनाद की अवस्था है। तो अनुनाद के समय ये सब कंडीशन होती हैं, प्रतिबाधा बहुत कम हो जाती है, करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल करंट की तुलना में, पूरी पावर एक्टिव हो जाती है, कोई रिएक्टिव पावर नहीं होती है। रिजल्टेंट वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वही उसके बराबर होता है। करंट का मान चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो VL होता है हमने बताया था वो होता है I × XL। सिंस करंट इज़ वेरी वेरी हाई, सो VL इज़ आल्सो वेरी वेरी हाई। यहाँ वोल्ट मीटर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा आपको अप्लाइड वोल्टेज की तुलना में। अप्लाइड वोल्टेज अगर 200 वोल्ट है तो कई बार यहाँ 2000 वोल्ट या उससे ज़्यादा 20,000 वोल्ट तक मिल सकता है। VC इज I × XC। VC कितना होगा? I × XC। I इज़ वेरी वेरी हाई, I इज़ वेरी वेरी हाई, सो I × XC इज़ वेरी हाई, सो VC इज आल्सो वेरी हाई।
तो BL और BC के अक्रॉस अगर वोल्टमीटर लगाएंगे यहाँ पे तो आपको अप्लाइड वोल्टेज से कई गुना ज़्यादा यहाँ वोल्टेज मिलेगा। फ़र्क लेकिन ये है कि ये वो फेजर और ये फेजर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये I है, ये VL है, ये VC है, ये इधर VR। तो ये VL और VC एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इनका मान नॉर्मल वोल्टेज जो दिया गया है वोल्टेज उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इसको रेजोनेंस कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेजोनेंस, अनुनाद। द एम्पलीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज़ मच हायर दैन दी अप्लाइड वोल्टेज। ये दिए गए वोल्टेज से कई गुना ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पे मिलने लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनुनाद, रेजोनेंस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व क्या है? इसको रेजोनेंस कर्व भी कहते हैं, इसको रेजोनेंस कर्व भी बोलते हैं, रेजोनेंस कर्व। हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या होगा कि इस सर्किट में जो करंट प्रवाहित हो रही है, दी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट चेंजेस। क्यों? अप्लाइड वोल्टेज मान लीजिए कांस्टेंट है, अप्लाइड वोल्टेज हमने दिया है 200 वोल्ट, आरएमएस वोल्टेज है इसका 200। तो करंट इस सर्किट में कितना होगी वो चेंज होगा, V/Z होगा करंट, I = V/Z। V इज कांस्टेंट बट Z इज़ नॉट कांस्टेंट। Z इक्वल टू होता है √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। ये RLC सीरीज सर्किट में प्रतिबाधा इतनी होती है, आपको मालूम है। और XL जो है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है। XL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी F। फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे XL बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी घटाएंगे XL घटेगा, वेरी सिंपल। एंड XC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F। फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे XC घटेगा, फ्रिक्वेंसी घटाएंगे XC बढ़ेगा, वेरी सिंपल। तो फ्रिक्वेंसी चेंज करने से क्या चेंज होगा? XL चेंज होगा और XC चेंज होगा। तो XL और XC के चेंज होने से इम्पीडेंस चेंज होगा Z, और Z चेंज होगा तो इस सर्किट की करंट चेंज होगी। तो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व वही कर्व होता है जो एक एक्सिस पे हम फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, दूसरे एक्सिस पे करंट देखते हैं, करंट का मान कैसे प्रभावित हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ अ कर्व विच शोज वेरिएशन ऑफ करंट विथ चेंज इन सप्लाई फ्रिक्वेंसी इन RLC सीरीज सर्किट। ये RLC सीरीज सर्किट है, इसमें फ्रिक्वेंसी का मान चेंज, सप्लाई वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी चेंज करने से इसमें धारा के मान में जो परिवर्तन होता है उसको प्रदर्शित करने वाले जो कर्व होता है उसी को हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व या रेजोनेंस कर्व। सो दिस कर्व इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, इसमें जो फिनोमिना आता है रेजोनेंस का उसको हम इस कर्व के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वी कैन शो हाउ करंट इज़ चेंजिंग विथ सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो ये हम देखिए, हम एक कर्व ड्रा कर रहे हैं, इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व। ये कर्व क्या करेगा? फ्रिक्वेंसी हम चेंज करेंगे, फ्रिक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और उस पर जो है करंट डिपेंड करता है। करंट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी। सो दिस कर्व शोज हाउ करंट चेंजेस विथ सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ये कर्व प्रदर्शित करता है कि सप्लाई फ्रिक्वेंसी के मान में परिवर्तन करने से RLC सीरीज सर्किट की करंट किस प्रकार से परिवर्तित होती है, उसका मान कैसे चेंज होता है। सो लेट अस ड्रा दिस कर्व। हमने वोल्टेज बताया कि V का मान कांस्टेंट कर दिया हमने, 200 वोल्ट रखेंगे हमेशा, ये कांस्टेंट है, वी आर नॉट चेंजिंग दिस। अब फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे, पहले फ्रिक्वेंसी रखा 1000 हर्ट्ज़, 1000, ये फ्रिक्वेंसी हमने रखा है, ये फ्रिक्वेंसी 1000 पे मान लीजिए XL का मान है 90 ओम, XL का मान मान लीजिए 10 ओम है, 10 ओम। XC का मान मान लीजिए 90 ओम है, तो XL माइनस XC कितना होगा इस टाइम पे? -80। तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर कितना होगा? 6400। ये पार्ट 6400 सपोज ओम। मान लीजिए R का मान समथिंग है कुछ, तो Z का मान मान लीजिए इस समय आता है 500 ओम। तो करंट कितना होगी जो भी आएगी, V/Z निकाल लेंगे हम, तो करंट आ जाएगी सपोज 10 एम्पियर है। एग्जैक्टली 10 एम्पियर नहीं होगा क्योंकि ये वोल्टेज 200 है, तो सपोज 10 है, कुछ भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। सो दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। सपोज़ कुछ है 10 एम्पियर करंट है यहाँ पे इस टाइम पे। अब फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, हम ये देखना चाहते हैं। करंट का मान हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम देखना ये चाहते हैं कि करंट का मान कैसे चेंज होता है। अब फ्रिक्वेंसी कर दिया 1500 हर्ट्ज़, ये
ये 1500 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी कर दिया। 1500 हर्ट्ज़ करने से फ्रिक्वेंसी बढ़ाया हमने, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से हमने बताया था एक्सेल बढ़ जाएगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। मान लीजिए एक्सेल हो गया 20, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से एक्ससी घट जाएगा क्योंकि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है। मान लीजिए 90 से घट के हो गया 80, तो एक्सेल माइनस एक्ससी जो है वो 60 हो जाएगा, -60 तो एक्सेल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। ये बढ़ गया, ये एक्सेल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर ये जो है पहले से घट गया है। ये इम्पीडेंस कम हो गया और प्रतिबाधा कम हो गई, प्रतिबाधा कम हो गई, इम्पीडेंस कम हो गया, ये जेड कम हो गया, तो क्या होगा, करंट का मान बढ़ जाएगा। करंट बढ़ गई 20, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 20, पहले यहाँ 10 था, अब यहाँ करंट 20 हो गई, 20 एम्पियर। एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हम केवल ये दिखाना चाहते हैं करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब फ्रिक्वेंसी कर दिया 2000, तो एक्सेल बढ़ जाएगा क्योंकि ये समानुपाती है फ्रिक्वेंसी के, एक्ससी घट जाएगा, मान लीजिए 70 हो गया। डिफरेंस कर दिया -40, स्क्वायर कर दिया 1600 हो गया। अब इम्पीडेंस निकालेंगे, अब कम आएगा पहले से क्योंकि एक्सेल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर कम हो गया है, सो इम्पीडेंस इज लेस, करंट इज मोर। अब यहाँ पे 2000 हर्ट्ज़ पे मान लीजिए ये हो गया, करंट कितनी हो गई 30 एम्पीयर। और फ्रिक्वेंसी बढ़ाया 2500 हर्ट्ज़ कर दिया, तो एक्सेल बढ़ जाएगा, एक्ससी घट जाएगा, सो एक्सेल माइनस एक्ससी ये हो गया, माइनस कम हो गया, स्क्वायर किया 400, जेड निकाला और जेड भी कम हो गया, करंट निकाला, करंट और बढ़ गई, ये यहाँ पे करंट और बढ़ गई, फ्रिक्वेंसी और बढ़ा के कर दिया 3000 हर्ट्ज़ 3000। अब एक्सेल और बढ़ जाएगा 50, एक्ससी घट के 50 हो गया, देखिए दोनों बराबर हो गए, एक्सेल बढ़ रहा था, ये घट रहा है, इस फ्रिक्वेंसी पे दोनों बराबर हो गए, दे आर इक्वल। तो एक्सेल माइनस एक्ससी क्या होगा 0, वर्ग करेंगे वो भी 0 होगा। इम्पीडेंस निकाला 100, करंट निकाला 50, देखिए ये है, ये यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, ये इस समय मैक्सिमम करंट आ रही है, ये 50। अब फ्रिक्वेंसी और बढ़ाया 35, फ्रिक्वेंसी बढ़ा के 3500 कर दिया, ये 35 कर दिया, तो ये 50 जो है ये बढ़ के हो जाएगा 60। ये एक्ससी जो है ये घट रहा है, ये हो गया 40 हो गया। अब डिफरेंस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60, ये 40, डिफरेंस करेंगे +20 हो जाएगा, +20। यहाँ पे नहीं चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, 3500 कर दिया, ये 3500 कर दिया, ये कौन सा है, सिक्स्थ रीडिंग लिया, 3500 कर दिया, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, +20। ये करेंगे 400, 240, फिर घट गया, यहाँ पे फिर हो गया 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, ये मैक्सिमम करंट थी। और फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया 4000 कर दिया, ये 4000 कर दिया, सपोज ये 7th रीडिंग लिया, 4000 कर दिया। एक्सेल जो है और बढ़ जाएगा, 60 था अभी 70 हो जाएगा, अब 70, ये 40 था, ये घट के हो जाएगा 30, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा +40, 1600 ठीक है, 300 ठीक है, ये 30, तो ये घट के करंट 30 एम्पियर। और बढ़ाया 4000 से 4500 कर दिया, ये 4500 फ्रिक्वेंसी कर दिया 8वीं रीडिंग पे, 8वें ऑब्जर्वेशन में। ये 70 है तो ये हो जाएगा 80, ये 30 था, घट के हो जाएगा 20, डिफरेंस करेंगे +60 होगा, ये 3600, 420, ये घट के हो गया 20। तो देखिए हमने क्या देखा कि फ्रिक्वेंसी जब बढ़ा रहे हैं तो पहले करंट बढ़ रही है, इनिशियली करंट इज इंक्रीजिंग, करंट जो है इनिशियली इंक्रीज कर रही है। देखिए यहाँ हो गई मैक्सिमम, यही है रेजोनेंस की कंडीशन, दिस इज दी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये जिस फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट आती है
वही फ्रिक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। ये कब आता है? जब XL और XC बराबर आए थे, व्हेन दे आर इक्वल 50, दोनों 50 थे, ये भी 50 ये भी 50। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। सो दिस कर्व इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। दिस कर्व शोज वेरिएशन ऑफ करंट इन RLC सीरीज सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। सप्लाई की फ्रिक्वेंसी में चेंज करने से RLC श्रेणी परिपथ में बहने वाली करंट के मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उसको प्रदर्शित करने वाले वक्र को फ्रिक्वेंसी रिस्पांस वक्र कहते हैं। ये रेजोनेंस वक्र भी कहते हैं इसको। तो प्रारंभ में हमने देखा कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं इम्पीडेंस कम हो रहा है, करंट बढ़ रही है। लेकिन जब रेजोनेंस आता है तो उस समय इम्पीडेंस मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होती है, और फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से इम्पीडेंस पुनः बढ़ने लगता है और करंट पुनः घटने लगती है सर्किट की। तो ये कहलाता है रेजोनेंस कर्व या फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व। इसमें आपको ये दिख रहा है कि FR इक्वल टू 3000 पे XL और XC दोनों बराबर हैं। Z इक्वल टू इस समय R है, और इस समय जो I है वो है V/R। इट इज़ मैक्सिमम करंट, दिस इज़ मैक्सिमम करंट। सो दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड resonant frequency, and at that frequency current in the RLC series circuit is maximum। इस समय मैक्सिमम करंट इसमें बहती है। अब इसमें रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा, ये इस समय मैक्सिमम करंट है। तो करंट बढ़ रही थी तो बढ़ते बढ़ते ये जो पॉइंट है F1 जो फ्रिक्वेंसी है, इस पे करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम करंट का 70.7% हो जाती है। मैक्सिमम करंट कितनी है? ये है I है। I का 70.7% मतलब 0.707 I इतना हो जाती है। इसके बाद रेजोनेंस यहाँ आ गया तो फिर करंट घटने लगती है। घटते घटते पुनः एक पॉइंट मिलता है, अगेन वी गेट अ पॉइंट वेयर करंट इज 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और 0.707 I इतना हो जाता है घटते घटते। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से एक फ्रिक्वेंसी वह होती है जहाँ पे करंट बढ़ते बढ़ते हो जाती है मैक्सिमम करंट का इतना 70.7%। इस फ्रिक्वेंसी को कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है? दिस इज द मिनिमम फ्रिक्वेंसी एट विच करंट इन RLC सीरीज सर्किट रीचेस अप टू 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसको कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्या है? RLC सीरीज सर्किट में वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर करंट का मान महत्तम मान का 70.7% हो जाता है, उस फ्रिक्वेंसी को या उस आवृत्ति को लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं F1। दूसरा ये फ्रिक्वेंसी है FR, जिसको आप अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ये आपको मालूम है FR क्या है, अनुनादी आवृत्ति क्या है, जिस पे अनुनाद की घटना घटित होती है। इस समय करंट मैक्सिमम होती है सर्किट में, दिस इज मैक्सिमम करंट। और उसके बाद और फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट का मान पुनः घटने लगता है, घटते घटते फिर से 70.7% हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू का। तो उस फ्रिक्वेंसी को कहते हैं अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है? दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एट विच करंट इन RLC सीरीज सर्किट इज 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और 0.707 I। यह वह महत्तम आवृत्ति होती है F2। यह वह महत्तम आवृत्ति होती है जिस पे RLC श्रेणी परिपथ में बहने वाली करंट महत्तम करंट का 70.7% होती है। उस आवृत्ति को अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। सो दिस फ्रिक्वेंसी इज इम्पॉर्टेंट। और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक है, दिस इज F2। और ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो ये भाग है, ये भाग दिस पार्ट, इस भाग को कहते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ है ये, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ वह रीजन होता है जिसमें करंट का मान 70.7% या उससे अधिक होता है। महत्तम मान का
70.7% या उससे ज़्यादा करंट होती है, इस रेंज की फ्रिक्वेंसी जो होती है इसको कहते हैं बैंडविड्थ। दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इट इज़ अ रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी इन विच current in RLC series circuit is equal to or greater than 70.7% of maximum current। यह वह फ्रिक्वेंसी का परास है, ये जैसे ये परास है, यह वह फ्रिक्वेंसी का परास है जिसमें RLC श्रेणी परिपथ में बहने वाली धारा का मान महत्तम धारा का 70.7% अथवा उससे अधिक होता है, उसे बैंडविड्थ कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। ये होता है F2 माइनस F1। ये फ्रिक्वेंसी है F2 है, ये फ्रिक्वेंसी F1 है, तो ये बैंडविड्थ कितना होगा F2 माइनस F1। फॉर एग्ज़ाम्पल F2 का मान लीजिए 100 है, 100 मेगाहर्ट्ज़ है, और F1 का मान लीजिए 80 मेगाहर्ट्ज़ है, तो बैंडविड्थ कितना होगा, बैंडविड्थ होगा 100 मेगाहर्ट्ज़ माइनस 80, सो 20 मेगाहर्ट्ज़। ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो। सो दिस इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, F2 अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस F1 लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो रेंज होता है जिसमें सिग्नल रिसीव होता है। जब आप ट्यून करते हैं सिग्नल को, RLC सीरीज सर्किट का सबसे बड़ा जो उपयोग होता है वो है रिसीवर सर्किट में। रिसीवर सर्किट, रेडियो रिसीवर, टेलीविज़न रिसीवर, रडार रिसीवर, ये सब जो रिसीवर सर्किट बनाए जाते हैं, एक विशेष फ्रिक्वेंसी का सिग्नल रिसीव होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना जो आपने रिसीवर बनाया है 100 मेगाहर्ट्ज़ के लिए बनाया है, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज़ है। जैसे ही आपके सर्किट की फ्रिक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज़ होगी, वो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करेगा। आपके एंटीना में EMF जो पैदा होगा वो आपके सर्किट में मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करेगा और वो सिग्नल रिसीव होगा, बाकी कोई सिग्नल रिसीव नहीं होगा। और आपकी ये जो बैंडविड्थ है, ये यहाँ तक सिग्नल करंट जो है जनरेट करेगा 70% तक मैक्सिमम करंट का। तो वो सिग्नल 100 मेगाहर्ट्ज़ का है। अगर बैंडविड्थ आपने दिया है मान लीजिए थोड़ा सा कम या ज़्यादा, तो वो यहाँ तक सिग्नल रिसीव होगा, थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा भी। तो बैंडविड्थ भी एलोकेट होता है हर सिग्नल के साथ में, जिससे कि वो सिग्नल एग्जैक्ट इतना ही फ्रिक्वेंसी पे रिसीव ना हो, बल्कि थोड़ा पहले भी रिसीव हो, थोड़ा ज़्यादा भी रिसीव हो। तो जैसे कि हमने दे दिया है बैंडविड्थ 100 प्लस माइनस 0.5 मेगाहर्ट्ज़, तो 99.5 मेगाहर्ट्ज़ पे जब पहुंचेगा यहाँ पे, तो 70.7% करंट हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा रिसीव होने लगेगा, इससे और बढ़ेगा तो और रिसीव होगा, करंट और ज़्यादा पैदा होगी, यहाँ और ज़्यादा पैदा होगी, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ मैक्सिमम 100 हर्ट्ज़ पे मैक्सिमम। उसके बाद 100.5 मेगाहर्ट्ज़ वाली ये फ्रिक्वेंसी है अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे सिग्नल 70.7% करंट प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम करंट का। उसके बाद जाएगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा, ये रिसीव नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा करंट 70.7% से कम, और ये सिस्टम को ड्राइव नहीं कर पाएगा और रिसीव नहीं होगा वो सिग्नल। तो सिग्नल रिसीव होगा इसी बैंडविड्थ में रिसीव होता है। यहाँ पे रिसीव होने लगेगा थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन बीच में ये जो है यहाँ पे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करेगा, और वहाँ पे सिग्नल सबसे ज़्यादा लाउड और क्लियर रिसीव होगा। सो दिस इज़ बैंडविड्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ अ रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी वेयर सिग्नल जनरेट्स करंट which is more than 70.7%. It is equal to or 70.7% of maximum current. तो ये सिग्नल रिसीव होगा क्योंकि ये मैक्सिमम करंट सर्किट में प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी कोई सिग्नल रिसीव नहीं होगा। इसीलिए इस तरह के सिग्नल को ट्यून करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस सर्किट को रिसीवर सर्किट में यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर ये सेंटर में ना हो, ये थोड़ा सा इधर हो या थोड़ा सा उधर हो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, तो जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है सेंटर में ना हो, तो वो जो होती है जियोमेट्रिक मीन होती है। जियोमेट्रिक मीन होती है F1 और F2 का, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का जियोमेट्रिक मीन होती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। इट इज़ अंडर रूट F1 F2। F1 क्या है?
लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, F2 क्या है, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, FR क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। इफ़ FR इज़ नॉट सेंट्रली लोकेटेड, अगर ये सेंटर में ना हो के इधर हो या इधर हो तो। और F2 कैसे निकाल सकते हैं, अगर बैंडविड्थ मालूम हो, FR मालूम हो तो FR प्लस बैंडविड्थ अपॉन 2, इस तरह से F2 निकाल सकते हैं। F1 कैसे निकाल सकते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, FR रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी माइनस बैंडविड्थ अपॉन 2, इस तरह से निकाल सकते हैं हम F1 और F2। अगला टर्म जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है क्वालिटी फैक्टर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये बताता है कि कितने गुना एम्प्लीफिकेशन यहाँ मिलेगा। हमने बताया कि रेजोनेंस के टाइम पे हमने मान लीजिए यहाँ वोल्टेज दिया था, सप्लाई वोल्टेज दिया है, उसका आरएमएस वैल्यू है 200 वोल्ट। तो रेजोनेंस के टाइम हमने बताया था कि करंट इसमें बहुत बढ़ जाती है। करंट क्यों बढ़ जाती है, करंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये V/Z होता है। नॉर्मल कंडीशन में Z का मान बहुत ज़्यादा होता है, बट रेजोनेंस के टाइम पे इसका मान बहुत कम हो जाता है, वो हो जाता है Z इक्वल टू हो जाता है R, एंड R इज़ वेरी लेस। तो करंट इस सर्किट की बहुत बढ़ जाती है, कई गुना। करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होता है VL, ये बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ की तुलना में। दिए गए वोल्टेज से यहाँ ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, दिए गए वोल्टेज से कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये एम्प्लीफिकेशन होता है, देयर इज़ एम्प्लीफिकेशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो क्वालिटी फैक्टर वही है, द वोल्टेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडक्टर और कैपेसिटर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। द वोल्टेज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन, प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडक्टर और कैपेसिटर at the time of resonance is called quality factor। क्वालिटी फैक्टर या Q फैक्टर क्या है, अनुनाद के समय दिए गए वोल्टेज की तुलना में कुंडली के क्रॉस या कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज आवर्धन होता है उसे हम Q फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। अनुनाद के समय दिए गए वोल्टेज की तुलना में कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कई गुना बढ़ जाता है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कई गुना बढ़ जाता है। तो इस फैक्टर से हम ये प्रदर्शित करते हैं कि दिए गए वोल्टेज की तुलना में इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना गुना बढ़ जाता है या कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना गुना बढ़ जाता है, उसको निरूपित करने वाला फैक्टर क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। सो दिस इज़ अ फैक्टर विच रिप्रेजेंट्स मैग्निफिकेशन, अमाउंट ऑफ मैग्निफिकेशन produced by an inductor or capacitor, this is called quality factor. So voltage magnification produced by an inductor or capacitor at the time of resonance is called quality factor। तो इसको Q फैक्टर भी बोलते हैं। कि क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस L और C एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद के समय वोल्टेज यहाँ पे और दिए गए वोल्टेज का अनुपात डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस L और C अपॉन अप्लाइड वोल्टेज एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो निकाल लीजिए वोल्टेज अक्रॉस L कितना होगा अनुनाद के समय, I रिजल्टेंट करंट, अनुनाद के समय करंट इंटू XL। ये है, ये वोल्टेज हो गया VL, दिस इज VL अपॉन अप्लाइड वोल्टेज कितना है, V है। अप्लाइड वोल्टेज का मान कितना होगा, I इंटू R। इतना वोल्टेज दिया हमने, I इंटू R, क्योंकि I इंटू Z होता है अप्लाइड वोल्टेज, वो है Z इक्वल टू R है। सो ये हो गया VL अपान अप्लाइड वोल्टेज V, या VC अपान अप्लाइड वोल्टेज, ये भी क्वालिटी फैक्टर है ये। सो VL का मान I इंटू XL अपान अप्लाइड वोल्टेज कितना है, I इंटू R, I कैंसिल। सो ये हो जाएगा XL अपान R। सो XL इक्वल टू ओमेगा L होता है, ये हो जाएगा 2πfL अपान R। ये हो गया Q फैक्टर, Q फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर हो गया। तो क्वालिटी फैक्टर से ये पता चलता है कितना गुना आवर्धन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी कॉइल पे लिखा है क्वालिटी फैक्टर 100। तो अनुनाद के समय एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस अगर हमने वोल्टेज 200 वोल्ट दिया है तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मिलेगा 200 गुना ज़्यादा, 200 वोल्टेज का 100 गुना ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज क्वालिटी फैक्टर इज़ 100। 100 से 100 गुना ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस अनुनाद के समय। तो 100 गुना वो वोल्टेज बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20,000 वोल्ट। तो ये होता है क्वालिटी फैक्टर। इट शोस
दी मैग्नीफिकेशन, आवर्धन कितना गुना बढ़ता है वोल्टेज दिए गए वोल्टेज की तुलना में, उसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। इसी प्रकार कैपेसिटर का भी निकाल सकते हैं आप। कैपेसिटर का क्वालिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, I इंटू XC अपान I इंटू R। तो XC इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान ओमेगा C, तो कैपेसिटर का क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा 1 अपान 2 पाई FC इंटू R। तो कैपेसिटर का भी आप क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ इंडक्टर का निकाला गया है 2 पाई FL अपान R। और F आपको मालूम है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 अपान LC। इसको सॉल्व करके 2 पाई F इक्वल टू इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें क्वालिटी फैक्टर के फार्मूले में 2 पाई F की जगह पर ये रख दिया, इसको रख देंगे ये, तो ये हो जाएगा दिस इंटू L अपान R। इसको सॉल्व करेंगे, सो Q इक्वल टू 1 अपान R अंडर रूट L अपान C। तो क्वालिटी फैक्टर इस प्रकार से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वालिटी फैक्टर है। क्वालिटी फैक्टर क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अनुनाद के समय यहाँ वोल्टेज कितना गुना ज़्यादा मिलता है दिए गए वोल्टेज की तुलना में, इसको प्रदर्शित करने वाला फैक्टर क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। जैसे कि यहाँ हमने एग्जांपल दिया कि अगर किसी कॉइल पे या कैपेसिटर पे लिखा है क्यू फैक्टर का मान 100, तो अगर 200 वोल्टेज हमने दिया है सप्लाई में, तो अनुनाद के समय वो 200 वोल्टेज 100 गुना बढ़ जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस या इंडक्टर के क्रॉस। तो मिलेगा कितना, 100 गुना ज़्यादा। जितना क्वालिटी फैक्टर होगा उतना गुना ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पे मिलेगा। सो इट इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कैपेसिटर और इंडक्टर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। दिए गए वोल्टेज से कितना गुना ज़्यादा वोल्टेज अनुनाद के समय वहाँ पे मिलता है, उसी को हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज एम्प्लीफिकेशन। ये आवर्धन को व्यक्त करता है, कितना गुना ज़्यादा आवर्धन होता है। RLC सीरीज सर्किट ये रेजोनेंस के कंडीशन में यूज होता है रिसीवर सर्किट में, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। रिसीवर सर्किट में एक विशेष सिग्नल को रिसीव करने में एक विशेष फ्रिक्वेंसी का या एक विशेष रेंज की फ्रिक्वेंसी का सिग्नल रिसीव करने में यूज होता है। बाकी सिग्नल रिसीव नहीं होंगे, केवल वही सिग्नल रिसीव होगा जो इसके साथ अनुनाद में होगा। इस सर्किट के साथ बाकी कोई सिग्नल रिसीव नहीं होगा, क्योंकि बाकी सभी सिग्नल के लिए इम्पीडेंस ज़्यादा ऑफ़र करेगा। ये इम्पीडेंस ज़्यादा ऑफ़र करेगा ये सर्किट, तो करंट कम प्रोड्यूस कर पाएगा वो सिग्नल। केवल वही सिग्नल इसमें करंट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जिसके लिए ये रेजोनेंस में होगा। उसके लिए इम्पीडेंस कम होगा, क्योंकि उसके लिए इम्पीडेंस होगा V अपान R, इम्पीडेंस होगा Z इक्वल टू R होगा उसके लिए जो रेजोनेंस में होगा। ऐसा सिग्नल इस सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करेगा, और वो सिग्नल सर्किट को ड्राइव कर पाएगा, रिसीव होगा, बाकी कोई सिग्नल रिसीव नहीं होगा। सो दिस इज़ बेसिकली दिस सर्किट इज़ यूज्ड इन रिसीवर सर्किट। सीरीज रेजोनेंस का उपयोग रिसीवर सर्किट में हम लोग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।